हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा है और इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीटी और मेंस दोनों के लिए ही। तो इसके क्वेश्चंस करने से पहले ना थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं हम लोग। फंडामेंटल राइट जो है इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है सबसे पहले, तो ये लिया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहाँ जहाँ जो है 1789 में बिल ऑफ राइट आया था और इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था फंडामेंटल राइट्स को। हालांकि इससे पहले भी था, जैसे 1789 में ही फ्रांस में भी राइट के बारे में बात की गई थी। इवन उससे पहले 1689 में बिल ऑफ राइट इंग्लैंड में भी आया था, जिसमें फंडामेंटल राइट और लिबर्टी की बात की गई थी, लेकिन उस टाइम है जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो यूएस से जो था फर्स्ट था जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, फर्स्ट ऐसा कंट्री बना था। ठीक है, और फंडामेंटल राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं? ये आते हैं पार्ट 3 में। ठीक है, और इस पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला गया है। क्यों बोला गया है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट इस पार्ट को बोला गया है। ठीक है, उसके बाद है कि कौन से आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को कवर करते हैं, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स को कवर करते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन कौन से राइट्स हमारे पास हैं। वैसे ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे। ओरिजिनली जो थे 7 थे, बट अब कितने हैं? अभी 6 हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक है फर्स्ट वाला, राइट टू इक्वालिटी। इसमें डिफरेंट टाइप के इक्वालिटी की बात की गई है और ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आते हैं। सेकंड है हमारा राइट टू फ्रीडम, जिसमें बहुत टाइप की फ्रीडम की बात की गई है और ये आता है हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक। इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आता है हमारा आर्टिकल 23 और 24 में। ठीक है, इसके बाद है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें बात की गई है कि हम कैसे रिलीजियस पर्सपेक्टिव को मैनेज करना है। ठीक है, तो ये हमारा है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। इसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो बात करता है माइनॉरिटीज़ के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को से रिलेटेड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें आता है आर्टिकल 29 एंड 30। और लास्ट हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो है आर्टिकल 32। ये जो हमारा आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हार्ट एंड सोल भी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है बाय BR अम्बेडकर। ठीक है, क्यों इसको रेमेडीज क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो वायलेट होते हैं
या वो इन्फ्रिंज होते हैं, तो कोई भी पर्सन जो है, कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो रेमेडी इसीलिए बोला गया है कि हम में डायरेक्टली अपने फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, वो भी एक फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक फंडामेंटल राइट है। एक था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था ओरिजिनली आर्टिकल नंबर 31 में, बट अब ये डिलीट कर दिया गया है। इट इज़ डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट, बट लीगल राइट है ये, जो आता है आर्टिकल 300A में। ठीक है, अभी कैसे डिलीट किया गया था? तो इसको डिलीट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, जो आया था 1978 में। तो ये आप याद रखेंगे कि ये वाला जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ये डिलीट हो चुका है, अब ये अवेलेबल नहीं है इन द सेंस कि फंडामेंटल राइट नहीं है, और अब ये एक लीगल राइट है पार्ट 300A में, और आर्टिकल 300A में, और पार्ट है इसका 12। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स के वैसे ये बहुत इलेबोरेटिव टॉपिक है, जो हम ना क्वेश्चंस के साथ ही इसको आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ है। तो जैसे हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसके कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको बताते जाऊँगी। बस थोड़ा सा इसका फीचर्स कुछ देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का। मेन फीचर्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, नॉट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वो क्वालिफाइड है, मतलब उन पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। जैसे अपनी पार्लियामेंट जो है या गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट को, अगर वो हमारी कंट्री के सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो या फिर इंडिविजुअल या सोसाइटी के राइट्स के बीच में कभी कन्फ्लिक्ट होता है, तो भी उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। सो दे आर नॉट एब्सोल्यूट। सेकंड है कि जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके राइट इन्फ्रिंज होते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट की इन्फ्रिंजमेंट के लिए। ठीक है, सो इसलिए ये जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फिर है कि ये परमानेंट नहीं है, मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको रिपील भी कर सकती है, जैसा कि हुआ ही है। राइट टू प्रॉपर्टी को रिपील किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के इसको रिपील भी किया जा सकता है। सो दे आर नॉट परमानेंट, ऐसे कोई सैक्रोसेंट नहीं है ये। ठीक है, फिर है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सब राइट जो है वो नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड किए जा सकते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है, तो ये इसके कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फीचर हैं। सारे ये अपने आप इन्फोर्सेबल होते हैं, सेल्फ इन्फोर्सेबल हैं, इनके लिए कुछ अलग से कोई लॉ लाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बाकी अब इसके जो और अदर फैक्टर्स हैं या अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम क्वेश्चंस के साथ ही आगे देखेंगे। तो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ आर्टिकल 20 of the Constitution of India. No person accused of an offence can be compelled to give his signature or thumb impression for identification. और सेकंड है, give oral testimony either or in or out of court. सो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना थोड़ा सा आप आर्टिकल 20 समझ लीजिए।
आर्टिकल 20 जो है ये बात करता है प्रोटेक्शन की बात करता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। मतलब कि ऐसे ऑफेंस या ऐसे क्राइम जो कन्विक्ट हो चुके हैं उसके बावजूद भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी एज ए फंडामेंटल राइट। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये किस किस को प्रोवाइड करवाई गई है, तो कैसे प्रोवाइड कराई गई है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें आर्टिकल 20 इसमें मेनली 3 चीज़ें हैं। एक है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, बात करता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इसमें नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब समझने के लिए हमें 2 टर्म थोड़ा समझना पड़ेगा। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। अब रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ, मतलब आज से पहले वाला। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट है, वो कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहा है और वो चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। तो आज तक कॉलेज का जो लॉ था वो था कि अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करते हुए या चीटिंग में इन्वॉल्व होते हुए पकड़ा जाता है तो उसका वो जो पेपर है जिसमें वो पकड़ा गया है वो चेक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है, आज के बाद यानी कि कल से यूनिवर्सिटी या कॉलेज एक नया लॉ बना देता है कि जो भी कोई स्टूडेंट है वो चीटिंग करते अगर पकड़ा गया है तो उसको उसका जो है पूरा सेमेस्टर उसको दोबारा से करना पड़ेगा और उसको फेल डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि आज से पहले का, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब हुआ कि आज के बाद, ठीक है। तो आज के पहले के जो लॉ हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने क्राइम किया है 2 साल पहले या चीटिंग की है आज, ठीक है, और ये जो नया लॉ बना है ये कल से एप्लीकेबल होगा, तो उसको जो पनिशमेंट है वो आज तक वो क्या लॉ था उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव होता है आज के बाद का। तो ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब यही होता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब रिट्रोस्पेक्टिवली उसको पनिशमेंट किसी क्राइम के लिए नहीं दी जाएगी अगर वो लॉ जो है वो आज बनता है। तो जैसे कि अगर 2 साल पहले किसी ने क्राइम किया है, किसी का मर्डर किया है, तो उस टाइम पे जो पनिशमेंट थी लॉ के अकॉर्डिंग वही उसको मिलेगी, ना कि आज अगर लॉ में कोई चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट जो इन्फ्रेंस है आर्टिकल 20 का वो उसमें बताया गया है। सेकंड है वो बोलता है कि नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि किसी भी आदमी को वो जब वो प्रोसिक्यूट हो गया है, उसको पनिशमेंट मिल गई है, तो एक ही क्राइम के लिए उसको 2 बार पनिशमेंट नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर किसी ने मर्डर किया है फॉर एग्जाम्पल और उसके लिए उसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है ऑलरेडी, तो अब सेम क्राइम के लिए उसको दोबारा से फांसी की सज़ा नहीं हो सकती है। तो ये इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है कि एक क्राइम के लिए 2 पनिशमेंट नहीं हो सकते हैं। थर्ड इसमें है कि नो सेल्फ इंक्रीमेशन, नो सेल्फ इंक्रीमिनेशन। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी कोई भी आदमी है वो अपने ही खिलाफ जो विटनेस के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, मतलब वो अपने केस के लिए अपना गवाही जो है वो दे, उसके लिए उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें एक्सेप्शन कि आप ओरल जैसे एविडेंस या डॉक्यूमेंट वगैरह इसके लिए ही प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कंपलसरी होती हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है कि जैसे थंब इम्प्रेशन देना है, थंब इम्प्रेशन देना है, या साइन करने हैं, या कुछ ब्लड सैंपल देना है, ठीक है। इस टाइप से कुछ अगर
मतलब या फिर अपनी बॉडी को दिखाना है कि चोट वोट का निशान तो नहीं है, सब देखने के लिए बॉडी मतलब एग्जीबिशन के लिए एग्जिबिट करना है, तो ये इसमें एक्सेप्शन है। ये इसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराई गई है आर्टिकल 20 में। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो पर्सन accused of an offense can be compelled to give his signature of thumb impression for identification। ठीक है, ठीक है, तो ये हमसे करेक्ट पूछ रहा है, इसमें करेक्ट पूछ रहा है, तो ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि थंब इम्प्रेशन जो है वो तो एज एक्सेप्शन है, वो तो उसको देना ही पड़ेगा, तो ये तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसको ओरल टेस्टिमनी देने के लिए जो है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओनली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये वाला, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिट ऑफ मैंडेमस इज अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल अथॉरिटीज but also against administrative authorities. The writ of prohibition is issued only against judicial or quasi-judicial authorities. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब कि फंडामेंटल राइट अगर आपके इन्फ्रिंज होते हैं, अगर वायलेट होते हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल आ सकता है। सेकंड इसमें क्या है आर्टिकल 32 में कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, रिट्स इशू कर सकता है, और ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 के अंडर, और ये सेम पावर है आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट के पास। तो मतलब 5 टाइप की जो रिट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिट होते हैं कौन कौन से, ये एक है हैबियस कॉर्पस, ये सब लैटिन वर्ड्स हैं। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सर्टियोरी, और फिफ्थ है क्वो वारंटो। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो हैबियस कॉर्पस जो रिट है, ये तो लैटिन वर्ड है, तो इसका लेकिन मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। क्या इसका मतलब होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ। हैबियस कॉर्पस की जो रिट है ये किसी के, जैसे कोई एक पर्सन है, अगर उसको डिटेन किया गया है, तो अगर डिटेंशन को अगर जो एग्जामिन करने के लिए जो रिट फाइल होती है वो होती है हैबियस कॉर्पस की। इससे जो है कि वो डिटेंशन लीगल है या इलीगल है उसको पता लगाने के लिए ये वाली रिट को कोई भी फाइल कर सकता है। ठीक है, ये पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी हो सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल भी के अगेंस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है डिटेंशन के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक केस था बिहार का ही, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, उसमें था कि एक बंदे को ऑलरेडी वो अपनी सज़ा काट चुका था, लेकिन सेम क्राइम के लिए उसको दोबारा से और 14 साल की सज़ा मिल गई थी। तो उस केस में क्या था कि उसको हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल की गई और उसको रिलीज़ करवाया गया, और रिलीज़ करवाने के बाद उसको जितने दिन वो रहा था एक्स्ट्रा जेल में, उसके लिए उसको जो है वो पैसा भी और कुछ अदर फैसिलिटीज़ भी मिले थे। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस की रिट जो है डिटेंशन के लिए मेनली
अगर किसी को डिटेन किया गया है तो उसके लिए फाइल की जाती है। रिट ऑफ मैंडामस है। मैंडामस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। तो ये जो रिट है ये किसी भी जो कोर्ट है वो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल, मतलब कोई भी जो पब्लिक ऑफिशियल है उसको उसका काम करने के लिए इशू कर सकता है, उसको काम करने के लिए बोल सकता है कि तुम ये काम करो। ठीक है, ये रिट जो है किसी भी जो चाहे वो कॉरपोरेशन है, चाहे उसका लोअर कोर्ट है या कोई ट्रिब्यूनल है या कोई यूनिवर्सिटी है, उसको उसका काम करने के लिए कि अपना काम भाई करो टाइम से, उसके लिए इशू कर सकता है हायर कोर्ट। ठीक है, फिर है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है कि टू फॉरबिड। ये तो सुना ही होगा सबने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रोहिबिशन जो है ना वही है, मतलब कि ये जो रेट है वो हाई कोर्ट है जो है किसी भी लोअर कोर्ट को इशू कर सकता है। किस में किस केस में कि अगर उसको लग रहा है कि जो लोअर कोर्ट है या कोई वो ट्रिब्यूनल है वो अपनी ज्यूरिडिक्शन से एक्सीड कर रहा है। ठीक है, मतलब जो कोई भी अगर केस पे वो फैसला करने वाला है लेकिन वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, तो उस केस में जो है जो हायर कोर्ट है वो प्रोहिबिशन की रिट को इशू कर सकता है। बट हाँ, ये रिट जो है वो सिर्फ जुडिशियल और क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटीज़ को ही इशू हो सकती है। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव या प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सर्टियोररी। सर्टियोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड मतलब क्या हुआ इसका कि टू बी इन्फॉर्म्ड। जैसे क्या है कि कोई भी अगर लोअर कोर्ट है, अगर उसने अपना कोई भी फैसला दे दिया है लेकिन वो फैसला सही नहीं है, उसकी जो जजमेंट है वो सही नहीं है, तो इस केस में जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ये रिट इशू कर सकता है कि ये आपका जो ये आपके पास जो ये केस पेंडिंग है या आपने जो फैसला जो दिया है जजमेंट ये सही नहीं है, उसके लिए या फिर आपकी जो ये जो केस है आपकी ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, उसके लिए आपको उसको मतलब रोक सकता है। तो जो सर्टियोररी है ये पोस्ट एक्शन, मतलब कि रिजल्ट आने के बाद जो है इशू होती है, लेकिन उस प्रोहिबिशन जो है वो मतलब कोई भी एक्शन या फिर काम होने से पहले इशू होती है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि ये दोनों में डिफरेंस यही है कि सर्टियोररी जो है ये मतलब ये जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए भी इशू हो सकती है, बस ये लेजिस्लेटिव और प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए इशू नहीं हो सकती है। लेकिन जहाँ जो कि प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए ही इशू हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों को समझने के लिए ये जो फ्रेज है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन मतलब प्रोहिबिशन। ठीक है, मतलब कुछ भी गलत होने से पहले ही रोकना, और क्योर मतलब जब कुछ हो गया है उसके बाद उसका इलाज करना। तो सर्टियोररी को उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि फैसला हो चुका है उसके बाद उसको रोका गया है। फिर है हमारा क्वो वारंटो। क्वो वारंटो जो एक है वो एक ऐसा है रिट जिसको कोई भी इवन स्ट्रेंजर भी फाइल कर सकता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका वैसे मीनिंग क्या होता है कि बाय वट अथॉरिटी और वारंट। तो इसको हम एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे एक कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके ही स्टूडेंट्स जाते हैं, तो कॉलेज के पास राइट है पूछने का कि आप कौन, या यूनिवर्सिटी के पास राइट है पूछने का कि आप कौन सा एग्ज़ाम पास करके यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो ये जो अथॉरिटी की बात हो रही है यही इस जो को वारंटो है इसका इसेंस है। कैसे कि ये जो है इसमें कोई भी, इवन कोई स्ट्रेंजर भी आके पूछ सकता है किसी पर्सन को, किसी पब्लिक ऑफिसर को कि आप किस अथॉरिटी से इस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो अपना जो है वो
अब अपना जो डिटेल्स है या फिर अपने तर्क है वो देने में अगर नहीं दे पाता है तो उसको उस पोस्ट से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो यही है हमारे 5 टाइप के रिट जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट की वायलेशन पे इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, द रिट ऑफ मंडमस इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट ओनली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज बट ऑल्सो अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों के लिए ही होती है रिट ऑफ मंडमस। मैंने आपको समझाई, मंडमस मतलब वीक कमांड, मतलब कोर्ट जो है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को ये वार्निंग देता है उसको काम करने के लिए कि तुम अपना काम करो। ठीक है, सेकंड है, तो ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़। प्रोहिबिशन मैंने आपको बताया ही बहुत अच्छे से कि इसको सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए ही इशू के खिलाफ ही इशू किया जा सकता है, और इसमें प्राइवेट या एडमिनिस्ट्रेटिव इन सब के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो इस हिसाब से हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ promotion in the service under the state in favor of scheduled caste and the scheduled tribe. Second, as per provisions of Constitution of India for getting reservation for the appointments and post under the state, a class must be backward and should not be adequately represented in the service under the state. तो इसमें जो है, इसमें एक देखिए, एक है मैटर ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जो है रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं दिया गया है। तो ये आप कीवर्ड याद रखेंगे, प्रमोशन वाला। ठीक है, प्रमोशन के लिए कुछ भी रिजर्वेशन के लिए नहीं दिया गया है। तो हमारे जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। सेकंड है, प्रमोशन जो रिजर्वेशन की बात कर रहा है, अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट अंडर ए स्टेट। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है, क्योंकि आर्टिकल 16 में जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो आर्टिकल जो है 16 का 4 है, जिसमें दिया गया है कि बैकवर्डनेस और इनएडिक्वेट अगर रिप्रेजेंटेशन है सर्विस में तो उनको जो है रिजर्वेशन दी जा सकती है। और ये 16(4) बात करता है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी जो केस है 1992 का, उसमें बात की गई है कि अगर क्लासेस बैकवर्ड है और इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है तो उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है अपॉइंटमेंट और पोस्ट के लिए किसी स्टेट में। तो हम सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा जो है वो सही है। ये केस आप याद रखेंगे, इंदिरा साहनी केस। ठीक है, एक नागराज केस भी है, वो है हमारा SC ST प्रमोशन से रिलेटेड, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो एक अलग फैक्टर है। तो हमारी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जो है आर्टिकल 16(4) में। ठीक है, तो वो हमारा सिर्फ यही है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A constitutional amendment inserting a regulation in the 9th schedule can be challenged on the ground of violation of basic structure of the constitution. Second है, any legislation enacted by the parliament cannot be successfully challenged for affecting the basic structure of the constitution. So इसमें क्या है कि जैसे 9th शेड्यूल की बात की गई है, तो इससे रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है IR कोएलियो केस 2006।
7 का, ठीक है, जिसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी लॉज हैं वो 24 अप्रैल 1973 के बाद नाइन्थ जो शेड्यूल है उसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉज उसमें ऐड हुए हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर लगता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो वो उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट है कि अगर नाइन्थ शेड्यूल में कोई भी लॉ जो है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोई भी अमेंडमेंट जो है नाइन्थ शेड्यूल में इंसर्ट किया गया है तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी वायलेशन के ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है, मतलब उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। सेकेंड है, एनी लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी सक्सेसफुली चैलेंज फॉर द अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या एनी लेजिस्लेशन नहीं होता, अगर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उन्हीं को ही हम बेसिक स्ट्रक्चर के लिए मतलब चैलेंज कर सकते हैं। ऑर्डिनरी लॉज जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए चैलेंज नहीं होते हैं। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच करने का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बीपीएससी हमेशा पूछता ही है। चलिए देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्ट मैच नहीं है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये हमारा बिल्कुल सही मैच है, क्योंकि आर्टिकल जो है, आर्टिकल 19 जो है, जो राइट टू फ्रीडम की बात करता है, और जो आर्टिकल 19 का 1 है उसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। और 1 का जो ए है उसमें बात होती है फ्रीडम ऑफ प्रेस की, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी आर्टिकल पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1) का जो ए है उसमें बात होती है फ्रीडम ऑफ प्रेस की, जो आता है आर्टिकल 19 के पार्ट फर्स्ट वाले में, ए पार्ट में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर, ठीक है। सेकंड है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस जो है ये आता है हमारा आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मतलब कोई भी है, कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन का फॉलोअर हो सकता है, उसके लिए उसको कोई भी मनाही नहीं है, ठीक है। तो इसमें है इंक्लूड द राइट टू वियर एंड कैरी किरपान बाई सिक्स। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 25 के अंडर दिया गया है कि सिक्स के पास ये राइट, फंडामेंटल राइट है कि वो अपना किरपान जो है वो कैरी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है लाइफ एंड लिबर्टी में पता है आर्टिकल 21 में आता है। तो इसका मैच में दिया गया है इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस। बट ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि ट्रेड और बिजनेस को कैरी करने का राइट जो हमें मिला है वो मिला है हमें राइट टू फ्रीडम में, आर्टिकल 19(1) के जी में, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 21 में नहीं आता है। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सी जो है यही रॉन्ग है। वैसे हम अगला भी देख लेते हैं, राइट टू इक्वालिटी।
राइट टू इक्वालिटी है हमारा आर्टिकल 14 और इट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जी बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो फेयरनेस, रीजनेबलनेस, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। तो इसमें ये हमारा बिल्कुल सही मैच है। तो इनकरेक्ट मैच हमारा कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, मीन्स दैट देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, और इसका रीज़न क्या दे रहा है कि ऑल पर्सन आर नॉट इक्वल बाय नेचर, अटेनमेंट और सर्कमस्टांसेस। तो इसका जो असर्शन है उसमें है जो इन्फ्रेंस दिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो है एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि लॉ के आगे सारे इक्वल हैं, मतलब चाहे वो रिच है, पुअर है, कोई भी है। ये इसको एग्जांपल से एक समझते हैं कि अगर किसी ने मतलब चोरी डकैती करते समय किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, या फिर किसी ने मर्डर किया है, किसी का रेप हो रहा था और उसने अपना सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया है। सर्कमस्टांसेस तो डिफरेंट है ना, उनको मतलब देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। लेकिन रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि दोनों जो ये सर्कमस्टांसेस हुए ये सेम है, मतलब इनके लिए सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि दोनों ही मर्डर हैं। ठीक है, तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि लॉ के सामने सब इक्वल है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई रिच पुअर नहीं है, सेम क्राइम के लिए सेम पनिशमेंट है। ठीक है, तो रीज़न इसका क्या दिया है कि ऑल पर्सन आर नॉट इक्वल बाय नेचर, अटेनमेंट और सर्कमस्टांसेस। तो रीज़न बोल रहा है कि सारे लोग जो हैं वो बाय नेचर या फिर बाय अटेनमेंट या सर्कमस्टांसेस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए लॉ के सामने वो इक्वल है। ठीक है, तो ये एकदम सही रीज़न है। तो इसके असर्शन एंड रीज़न दोनों ही ट्रू हैं और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो हमारा जो है इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। ठीक है, इसमें बात होती है एक जो है ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग को प्रोहिबिट करता है और फोर्स्ड लेबर को, आर्टिकल 23। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं तो उसी में क्लियर हो जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये एकदम सही है क्योंकि आर्टिकल 23 में ये एक्सप्लेन किया गया है, आर्टिकल 23 में। ठीक है, कि किसी भी टाइप की ट्रैफिकिंग या फिर फोर्स्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है इंडिया में। ठीक है, फिर अगर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो एक्सप्लॉयटेशन वाले में नहीं आता है, ये राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 17 के अंडर आता है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ भी सेपरेट है, वो भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन में नहीं आता है, ये आर्टिकल 29 और 30 में आता है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये बिल्कुल सही है कि 14 साल से नीचे के जो भी बच्चे होते हैं वो उनका जो एम्प्लॉयमेंट है फैक्ट्रीज़ में, माइंस में, रेलवेज़ में या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क है या कुछ भी ऐसा हजार्डुअस एक्टिविटी है जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो उसमें बच्चों की जो है 14 साल के नीचे के बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोहिबिटेड है। तो ये दिया गया है हमारे आर्टिकल 24 में।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आप याद रखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल आता है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 बात करता है, प्रोहिबिट करता है ये ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिक को और फोर्स्ड लेबर को, और बच्चों की एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑप्शन 1 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर रेट का ही क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब तो हमें ये सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। सो हैबियस कॉर्पस का रेट मैंने आपको समझाया ही था। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रेजेंट द टू हैव द बॉडी ऑफ, और ये रिट जो है कोई भी कोर्ट किसी भी इंडिविजुअल को मतलब इशू कर सकता है कि भाई आपने किसी की डिटेंशन कर रखी है, किसी को पकड़ रखा है, तो वो डिटेंशन जो है वो लीगल है भी या नहीं। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटीज, अनलॉफुल डिटेंशन। अनलॉफुल डिटेंशन से रिलेटेड है हमारा हैबियस कॉर्पस। ये जो कीवर्ड्स है ना, जैसे डिटेंशन, हैबियस कॉर्पस, इसको थोड़ा मैच करके ना अपने दिमाग में बिठा लेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ना मतलब ये थोड़ा ट्रिकी होते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, फिर है मंडमस। मंडमस भी मैंने आपको बताया था कि कोर्ट जो है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को दे सकता है, कब जब वो कोई अपना पब्लिक ड्यूटी है उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है तब। ठीक है, तो देखते हैं नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटीज़ का कीवर्ड हो गया, जैसे इसमें डिटेंशन कीवर्ड हो गया, तो मंडमस का यही होता है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वो वारंटो, क्वो वारंटो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि ये इवन स्ट्रेंजर इसको इशू कर सकता है, मतलब ला सकता है कि आप किस अथॉरिटी से आप ये किसी पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी अगर पब्लिक ऑफिसर ऑफिशियल है तो उससे उसकी जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का लीगैलिटी है, उसका क्लेम है, उससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। कोरिलेशनल डायरेक्शन टू सबॉर्डिनेट कोर्ट या अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। तो क्वो वारंटो का कीवर्ड हो गया ये पब्लिक ऑफिस। तो ऑप्शन इसका नंबर हो जाएगा 4, सर्ट्योरी। तो ये मैंने आपको बताया था, हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को इशू करता है जब कि कोई भी एक्ट जो है वो हो चुका होता है, उसको रोकने के लिए, मतलब प्रोहिबिट कर, मतलब उसको मतलब उसको उसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसको एक्सीड करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, और जो भी कुछ एरर हुई है, ज्यूरिस्डिक्शनल एरर, उसको करेक्ट करने के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 2143, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2, 1, 4 एंड 3। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज फार एज आर्म्ड फोर्सेज आर कंसर्न, द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 of the constitution are not available at all, available to the armed forces but not to the other forces, available only at the discretion of chief of the army staff, available only according to the law made by the। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवेलेबल बाय ओनली अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ये दिया गया है आर्टिकल 33 में। ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या एब्रोगेट भी कर सकती है
फंडामेंटल राइट किसके? आर्म्ड फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, पुलिस फोर्स का, इन सब का। आर्म्ड फोर्स का हो गया, पुलिस का हो गया, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स हो गया, इंटेलिजेंस जो फर्म होती हैं उनका हो गया, इंटेलिजेंस जैसे एजेंसीज हैं, इन सब के जो है फंडामेंटल राइट को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 33 के अंडर ये दिया गया है, याद रखेंगे आप लोग कि आर्म्ड फोर्सेस को है वो उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटेड नहीं होते हैं, पार्लियामेंट जो है उनको रिस्ट्रिक्ट या अब्रोगेट कर सकती है आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हमें मिल गया है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज vested only in the Supreme Court, the High Courts, the Subordinate Courts, the Supreme Court and the High Court। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको पहले ही बताया है, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के अंडर जो है रिट्स इशू कर सकता है। तो ये आर्टिकल आप लोग याद रख लेंगे क्योंकि ये आर्टिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट का, और 32 है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। Which of the following rights is not explicitly mentioned in the fundamental rights but has been upheld to be so by several pronouncement of the Supreme Court? तो देख लेते हैं इसमें। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो एक्सप्लिसिटली मेंशनड ही है, अच्छे से मेंशन है कहाँ? तो ये मेंशन है हमारे आर्टिकल 14 में। ये सब के आर्टिकल आप लोग याद रख लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स के सभी के आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। बी है राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक्सप्लिसिटली मेंशन है। कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 16 में, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, ये भी एक्सप्लिसिटली मेंशन है हमारा कहाँ? आर्टिकल 19 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के 19 के 1 के सी में ये मेंशन है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस है जो एक्सप्लिसिटली मेंशनड नहीं है, मतलब डायरेक्टली लिखा नहीं गया है, इसको इन्फ्रेंस किया गया है। कब, कहाँ पे? ये है इन्फ्रेंस इसका लिया गया है आर्टिकल 19 का जो 1 है उसके ए पार्ट में, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये हमारा जो है ये एक्सप्लिसिटली मेंशनड नहीं है, बट इसको आर्टिकल 19(1)(a राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसके अंडर उसके साथ में पढ़ा जाता है, ठीक है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन एजुकेशनल मैटर्स? माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड राइट्स की बात हो रही है, तो मतलब ये बात हो रही है हमारे आर्टिकल 29 और 30 की, ठीक है। तो देख लेते हैं। द माइनॉरिटी हैज़ ओनली द राइट टू एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नहीं, आर्टिकल जो 30 है, आर्टिकल 30 में बात की गई है कि माइनॉरिटी के पास राइट है किस किस का? एस्टेब्लिश करने का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी। तो माइनॉरिटीज़ जो है आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर दोनों कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को।
ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो माइनॉरिटीज़ हैज़ ओनली द राइट टू एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि सही नहीं है। ठीक है, वो दोनों एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया 1। द माइनॉरिटी हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है, उनके पास ये दोनों राइट है, एस्टैब्लिश करने का भी और एडमिनिस्टर करने का भी। ठीक है, द राइट इज़ एब्सोल्यूट एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस इस पे लग जाते हैं, मतलब रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे इसमें है ही। तो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है, जैसे पब्लिक ऑर्डर या कुछ और पब्लिक ऑर्डर या एफिशिएंसी से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस उन पे लग जाते हैं। सो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मे बी इम्पोज्ड टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट माल एडमिनिस्ट्रेशन। सो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा सही है। मैंने आपको बताया ही, पब्लिक ऑर्डर, एफिशिएंसी, ये इन सबको लेके या माल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को लेके जो है स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती हैं। तो इससे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर 2 और 4। चलिए अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये भी मैच करने का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसको हम। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 15, स्पेशल प्रोविज़न फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सो ये हमारा सही है, क्योंकि आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 जो है बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। ठीक है, और इसी के अंडर आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 15(5) में बात होती है इसकी, जिसमें स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये तो एक करेक्ट मैच है। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 22 की। तो आर्टिकल 22 है जिसमें दो टाइप की जो है डिटेंशन की बात की गई है। आर्टिकल 22 है जो बात करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन की, और उसमें जो है डिटेंशन दो टाइप की दी गई है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है वो आर्टिकल 22 में दिया गया है, तो ये एकदम सही मैच है। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। आर्टिकल 20 जो है बात करता है, मैंने आपको पहले ही समझाया है, डबल पनिशमेंट, मतलब डबल जेओपार्डी की बात कर है, मतलब किसी को भी एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं हो सकती है। तो आर्टिकल 20 मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये भी करेक्ट मैच है। डबल पनिशमेंट नहीं हो सकता, उससे इम्यून किया गया है। तो ये तीनों तो हमारे सही मैच हैं। लास्ट वाला देख लेते हैं, आर्टिकल 16, डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन इन सर्विस अंडर स्टेट। सो ये वाला प्रोविज़न है जो ये आर्टिकल 16 में नहीं है, ये है आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 के पार्ट 3 में। तो ये है आर्टिकल 15 के 3 में, ना कि आर्टिकल 16। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि रॉन्ग मैच है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ऑलरेडी हम लोग रिट के बारे में समझ चुके हैं, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है,
इस क्या बोल रहा है 1 में, इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द हायर कोर्ट कमांडिंग ए लोअर कोर्ट टू सीज फ्रॉम प्रोसीडिंग इन सम मैटर्स नॉट विद इन इट्स jurisdiction. Second है, it can be claimed by an aggrieved party as a matter of right. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एकदम सही है, क्योंकि प्रोहिबिशन में मैंने आपको पहले ही बताया है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो बात करता है कि कोई भी हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकता है, मतलब प्रिवेंट कर सकता है कि वो अपना ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड ना करे उससे, ठीक है। तो ये एकदम सही है, और ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ को के अगेंस्ट इशू की जाती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है। और इट कैन बी क्लेम्ड बाय एन अग्रीव पार्टी एज ए मैटर ऑफ राइट, ये भी सही है, क्योंकि जो हमारे रिट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास उनकी पावर है, और आर्टिकल 32 के अंडर कोई भी इंडिविजुअल है अपने फंडामेंटल राइट की वायलेशन पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है रिट इशू करवाने के लिए। तो ये इसमें जो है कोई भी अग्रीव पार्टी जो है एज ए मैटर ऑफ राइट, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, तो वो क्लेम कर सकता है। तो ऑप्शन हमारा 2 भी सही है। सो इसके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैच करने का ही है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए इसमें एक मतलब ट्रिक है, थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, ना कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। तो थॉट एंड एक्सप्रेशन हमने कहाँ पढ़ा है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, कहाँ हमने पढ़ा है? अगर आप लोग रिकॉल कर पाएँ तो ये हमने पढ़ा है प्रियम्बल में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये अगर ये एक साथ आएगा तो ये बहुत मतलब ट्रिकी है और कंफ्यूजिंग है। तो ये हमारी बात की गई है प्रियम्बल में, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक का 3 प्रियम्बल, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो हमने पढ़ी है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। मेकिंग स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो इसकी बात हुई है राइट टू इक्वालिटी में, ठीक है, जिसमें वुमेन और चिल्ड्रन के से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो इसका हो जाएगा 5। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, तो माइनॉरिटीज से रिलेटेड इंटरेस्ट जो हैं वो दिए गए हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3152, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए, तो इतने क्वेश्चन हैं हमारे, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट, आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। मेनली फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स को याद रखेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स मैच करने के लिए या डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बता रही हूँ, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे सो दैट कि कन्फ्यूज़न से हम बच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फंडामेंटल राइट के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। जो भी बुक आप लोग रेफ़र करते हैं, चाहे लक्ष्मीकांत हो या कोई एनसीईआरटी, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में, और लास्ट मोमेंट पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि रिकॉल करना और याद रखना ही इम्पॉर्टेंट होता है। और पॉलिटी जो है जितना ईजी है उससे कहीं ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है।
सारे ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं और सारे सही लगते हैं। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए प्रैक्टिस करते जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और हमारे साथ करते रहिए प्रैक्टिस। और भी सब्जेक्ट आपको करवाए जा रहे हैं, हिस्ट्री और साइंस, करंट अफेयर इवन, तो आप लोग रिवाइज करते जाइए, पढ़ते जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।